गर्ल्स वीडियो लेंथ कंप्लीट हो गई थी, इसकी वजह से वो लेक्चर जो है वो वहीं दरमियान में मिस हो गया था। मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हम लोग क्या करेंगे, FADH2 को देखेंगे। NADH का हमने देख लिया था कि NADH ने हमें एनर्जी किस तरह से हमें 2.5 ATPs प्रोवाइड किए थे। अब हम लोगों ने पहले ये याद किया था कि FADH2 हमें 1.5 एनर्जी प्रोवाइड करेगा, 1.5 ATP प्रोवाइड करेगा। NADH ने कितनी प्रोवाइड की थी? 2.5 ATP। वो हमने सारा देख लिया किस तरह से हाइड्रोजन उसने 10 हाइड्रोजन जो हैं वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप किए। उसके बाद 4 हाइड्रोजन ने हमें 1 ATP दी। 4 हाइड्रोजन की वजह से हमें एनर्जी मिली कि ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कपल अप हो और ATP बनाए। 4 हाइड्रोजन की एनर्जी से हमें 1 ATP का मॉलिक्यूल मिला। तो 10 हाइड्रोजन की एनर्जी से हमें 2.5 ATP मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो एक NADH ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, वो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हुए गए कम्प्लेक्सेस के दरमियान, ट्रैवल करते हुए कम्प्लेक्स नंबर 5 तक गए, कम्प्लेक्स नंबर 4 तक गए, वहाँ से हमें वाटर मिला। और कम्प्लेक्स नंबर 5 के साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से वापस मैट्रिक्स में पंप हुए। 4 हाइड्रोजन की एनर्जी से हमें 1 ATP मिला और 10 हाइड्रोजन की एनर्जी से हमें 2.5 ATPs मिले। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं FADH2। ओके, FADH2 ये कम्प्लेक्स नंबर 2 है, ये कम्प्लेक्स नंबर 3 है, ये कम्प्लेक्स नंबर 4 है। कम्प्लेक्स नंबर 1 का काम हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। FADH2 सॉरी, ये कन्वर्ट होगा FAD पॉजिटिव में, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स नंबर 2 कैप्चर कर लेगा। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर 2 इससे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पे साइटोक्रोम C का मॉलिक्यूल होगा, वो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कम्प्लेक्स नंबर 3 को दे देगा। कम्प्लेक्स नंबर 3 4 हाइड्रोजन पंप करेगा। कम्प्लेक्स नंबर 2 ने कोई हाइड्रोजन पंप नहीं करना, ये हाइड्रोजन पंप नहीं करता, ये हाइड्रोजन का पाथवे नहीं है। यहाँ से हाइड्रोजन मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रैवल नहीं करता। पहला जो कम्प्लेक्स था वो करता था हाइड्रोजन को पंप, लेकिन सेकंड कम्प्लेक्स हाइड्रोजन को पंप नहीं करता। ठीक है, पहले कम्प्लेक्स की बात कर चुके हैं, अब हम उसको नहीं छेड़ रहे। 4 हाइड्रोजन कम्प्लेक्स नंबर 3 ने पंप किए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए। उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, सॉरी यहाँ से ये गलत हो गया। कम्प्लेक्स नंबर 2 से कम्प्लेक्स नंबर 3 तक OBQ लेकर जाता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और कम्प्लेक्स नंबर 3 से कम्प्लेक्स नंबर 4 तक साइटोक्रोम लेकर जाता है इलेक्ट्रॉन्स। और साइटोक्रोम जब कम्प्लेक्स नंबर 4 के पास इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको देगी, 1/2 को देगी ऑक्सीजन को, और ये कन्वर्ट कर देगी हाइड्रोजन के अंदर। ठीक है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन पंप होंगे। ये हाइड्रोजन नंबर 3 और 4 पंपर हैं। कम्प्लेक्स नंबर 3 और 4 हाइड्रोजन पंप करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर 1 भी हाइड्रोजन पंप करता है, कम्प्लेक्स नंबर 2 हाइड्रोजन पंप नहीं करता। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन पंप होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर 1 से भी 4 हाइड्रोजन पंप होते हैं और यहाँ से 2 हाइड्रोजन पंप होते हैं और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे यूज हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए। ठीक है, अब FADH के मॉलिक्यूल ने जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए, उससे कितने हाइड्रोजन मिले, 4 ये 2 ये, 4 5 6 हाइड्रोजन। FADH2 ने कितने हाइड्रोजन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो FADH ऑक्सीडाइज हो रहा है FAD पॉजिटिव के अंदर, तो हमें इसमें यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं और कितने हाइड्रोजन पंप हो रहे हैं, 6 हाइड्रोजन पंप हो रहे हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने ATP सिंथेज में देखा कि ये हाइड्रोजन वापस आते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस से, वापस मैट्रिक्स में आते हैं। ठीक है, 4 हाइड्रोजन यहाँ से पंप होते हैं। यहाँ पे मैं बना देती हूँ ये वाला ATP सिंथेज, 4 हाइड्रोजन इनर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में आएंगे। ठीक है, तो इस दौरान क्या होगा, ADP मिलेगी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ और हमें एक मॉलिक्यूल ATP का मिल जाएगा। 4 हाइड्रोजन से हमें एक ATP का मॉलिक्यूल मिला, एक हाइड्रोजन से हमें 1/4 ATP के मॉलिक्यूल मिलेंगे। टोटल हमारे पास इसने कितने हाइड्रोजन दिए हैं, 6 हाइड्रोजन दिए हैं, तो 6 से हमें कितने मिलेंगे, क्रॉस 6 करो कैंसिल, ATP इसकी कैलकुलेशन करो, 4 4 1 जा 2 बच गए, 4 5 जा 20, कितने मिले हमें, 6 हाइड्रोजन से 1.5 ATP मिली।
FADH ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, वो यहाँ से ट्रांसफ़र होते हुए यहाँ पे उन्होंने वाटर बना दिया, 4 हाइड्रोजन रिलीज़ हुए, 6 हाइड्रोजन रिलीज़ हो गए और उन 6 से हमें कितनी मिली 1.5 ATP मिली। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया NADH हमें 2.5 ATP देता है, FADH2 हमें कितनी ATP देता है 1.5। FADH 6 हाइड्रोजन पंप करता है, NADH2 10 हाइड्रोजन पंप करता है। उबिक्विनोन का काम क्या है कि ये NADH से इलेक्ट्रॉन लेता है, कम्प्लेक्स नंबर 3 के पास लेके जाता है, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स नंबर 3 से इलेक्ट्रॉन्स लेता है, कम्प्लेक्स नंबर 4 के पास जाता है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, हाइड्रोजन में कन्वर्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर कम्प्लेक्स नंबर 2 की बात की हमने कि FADH2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करता है, कम्प्लेक्स नंबर 2 वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उबिक्विनोन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है, कम्प्लेक्स नंबर 2 को देता है, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स नंबर 3 से इलेक्ट्रॉन लेता है, कम्प्लेक्स नंबर 4 को देता है और यहाँ पे फिर वो ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं, वाटर बना देते हैं और ATP सिंथेज, ये ATP सिंथेज है एंजाइम कम्प्लेक्स। ने ये बताया था कि 2 तरह के एंजाइम होते हैं, एक होता है सिंथेज और एक होता है सिंथेज 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 सिंथेज। जो सिंथेज एंजाइम है ना, ये भी सिंथेसिस करता है और सिंथेज भी सिंथेसिस करता है, लेकिन ये एंजाइम कहीं से भी एनर्जी ले लेता है। जैसे ATP सिंथेज ने हाइड्रोजन से एनर्जी ले ली, ATP सिंथेज ने हाइड्रोजन से एनर्जी ली, ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कपल अप किया, ATP बना दिया। क्या था क्या करता है, टेक एनर्जी एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, किसी भी फॉर्म में ये एनर्जी ले लेता है। जो सिंथेज है वो डायरेक्ट ATP यूज करता है, यूज ATP फॉर सिंथेसिस। सिंथेसिस जब हो रही है, 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं, तीसरा मॉलिक्यूल एक बन रहा है, तो वहां पे हमें एनर्जी तो चाहिए। सिंथेज एंजाइम जो है वो ATP की फॉर्म में एनर्जी यूज करता है, यानी डायरेक्ट एनर्जी सोर्स यूज करता है, और जो सिंथेज है वो किसी भी फॉर्म में उसे एनर्जी मिल जाए। जैसे ATP सिंथेज ने ATP को यूज नहीं किया, उसने हाइड्रोजन से एनर्जी ले ली, उसे हाइड्रोजन से एनर्जी मिली, उसने हाइड्रोजन से ले ली। लेकिन सिंथेज जहां भी होगा वो ATP एनर्जी लेगा। जैसे हमने देखा था ग्लूकोज से जब पायरुवेट के दरमियान कन्वर्ट हो रहा था, तो इन्वेस्टमेंट फेज के अंदर 2 ATP यूज हुए थे, वहां पे कौन सा एंजाइम था, वहां पे सिंथेज था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि ग्लूकोज जो है ग्लूकोज इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और जो फैट्स हैं, फैटी एसिड हैं, लिपिड्स हैं, वो लॉन्ग टर्म में और ग्रेटर सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। ठीक है, ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल के देता है, और फैट अगर जो कॉमन फैट हमारी बॉडी में है ना, वो 16 कार्बन वाला है। ठीक है, ये 2 कार्बन के पेयर बनेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन मॉलिक्यूल है ना, तो ये 8 एसिटाइल कोएंजाइम देगा। 2 के पेयर बनते हैं, तो 16 के अगर हम पेयरिंग कर दें कार्बन की, तो वो 8 बनेंगे। ठीक है, 8 एसिटाइल कोएंजाइम देगा। एक एसिटाइल कोएंजाइम जब उसमें जाएगा तो वो कितनी एनर्जी हमें देगा। जब एक एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में मूव करता है तो वो हमें 3 NADH देता है, एक FADH देता है और एक ATP देता है। अगर 8 एसिटाइल कोएंजाइम मूव करेंगे तो वो हमें कितनी एनर्जी देंगे, हर चीज़ को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमें ग्रेटर एनर्जी देते हैं। लेकिन ये सब कुछ कहाँ पे होता है, क्रेब्स साइकिल में, TCA में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, यानी कि वो फैटी एसिड की ब्रेकडाउन से भी एनर्जी नहीं ले सकते। उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती, क्रेब साइकिल नहीं होता, तो यहाँ से भी एनर्जी नहीं मिलती, फैटी एसिड से भी एनर्जी नहीं मिलती। जब फैटी एसिड टूटता है, CO2 और H2O में कन्वर्ट होता है, तो भी हमें एनर्जी नहीं मिलती। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए थे लहेंजर से। क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 583, लेट मी राइट इट हियर, पेज था 583, क्वेश्चन नंबर है 11, और एक क्वेश्चन नंबर था 2। ये मैं 1 मिनट अभी करवाती हूँ, बुक ले आऊँ।
ये चेक करो, क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा। रोल ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये हमने पढ़ा कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का रोल क्या होता है कि वो NADH को की रीऑक्सीडेशन कर देता है, ये वापस कन्वर्ट कर देता है। NADH की रीऑक्सीडेशन करता है NAD के अंदर, ताकि NAD की सप्लाई कॉन्टीन्यूसली मिलती रहे, वो NADH में कन्वर्ट होता रहे, हमारा ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे वो दरमियान में एब्रप्ट ना हो जाए, दरमियान में वो रुक ना जाए, बल्कि वो कॉन्टीन्यूसली चलता रहे और ATP हमें मिलती रहे। ठीक है, अब वो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ड्यूरिंग स्ट्रीनियस एक्टिविटी डिमांड फॉर ATP इन मसल टिश्यू इज वास्टली इंक्रीज। जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं तो मसल्स टिश्यू के अंदर ATP की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है, ATP की डिमांड इन्हेंस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ATP की, यानी एनर्जी की। ATP एनर्जी करेंसी है हमारी। रैबिट लेग मसल्स, रैबिट जंप करता है, स्ट्रीनियस एक्टिविटी करता है, उसके ATP उसके मसल्स को उनकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है, वो ज़्यादा चाहिए होते हैं उन्हें। फिर टर्की फ्लाइट मसल्स, टर्की एक परिंदा है जो जब उड़ता है उसके मसल्स वर्क करते हैं, उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ATP इज प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली बाय लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एक और चीज़, जब हम लोग स्ट्रीनियस एक्टिविटी करते हैं तो एरोबिक से हमारी वो नहीं होती, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो रही होती, बिकॉज जब आप स्ट्रीनियस एक्टिविटी करते हो, आप नोट करो, जब आप एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हो तो आप बहुत ज़्यादा सांस नहीं ले, या लंग्स आपके प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे होते, वो बहुत फूला हुआ सांस होता है, या बहुत मुश्किल से सांस आ रहा होता है, ऑक्सीजन पूरी इनहेल नहीं हो रही होती, तो वहाँ पे उस टाइम पे क्या होता है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, वहाँ पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है और हमें उससे ATP मिलती है। वहाँ पे वो होगा ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा, ये वापस घूमता रहेगा, NADH को NAD में कन्वर्ट करेगा, फिर इन्वेस्टमेंट फेज में वापस NAD NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट, ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट से लैक्टिक एसिड, और ये सारा साइकिल चलता रहेगा। इस दौरान हमें दो दो ATP के मॉलिक्यूल्स मिलते रहेंगे और ATP की सप्लाई कॉन्टीन्यूस रहेगी, ATP हमें कॉन्टीन्यूसली मिलती रहेगी। अब वो क्या कहते हैं, सपोज करो स्केलेटल मसल में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है ही नहीं, डिवॉइड है स्केलेटल मसल लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज से, अब क्या स्ट्रीनियस एक्टिविटी हो सकेगी? अब ATP जनरेट होगी ग्लाइकोलिसिस से जब डिहाइड्रोजिनेज नहीं है, NADH वापस NAD में कन्वर्ट नहीं हो रहा, NAD की सप्लाई ख़त्म हो गई है, NAD की सप्लाई ख़त्म हो गई है, तो वो नहीं रिड्यूस हो रहा, रिड्यूस कहते हैं ना, नहीं रिड्यूस हो रहा NADH में, NADH में रिड्यूस नहीं हो रहा, ग्लाइकोलिसिस का पाथवे कट हो गया है, वो ग्लाइकोलिसिस रुक गई है, ATP नहीं बन रही, ATP नहीं बन रही तो एक्टिविटी कैसे होगी? ये सारा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ये वही वाली बात हुई है। ठीक है, उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 2, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 था, ये GLUT transporters, compare the localization of GLUT4 with that of GLUT2 and GLUT3 and explain why these localization are important in response of muscle, adipose tissue, brain and liver to insulin। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, फिर ये अपलोड नहीं होती। ओके, अल्लाह हाफिज़। वीडियो लाइक करनी है, क्या करना है, कमेंट भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और बाकी सारी रस्मात भी अदा करनी है। अल्लाह हाफिज़।